स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 9th चैप्टर है चेजिंग द रेनबो। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। एक रेनबो है कोई, उसे एक बच्चा जो है चेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसे उसका पीछा कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक किड है जो कि एक नदी किनारे बैठा है और उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ये सारी चीजें सोच रहा है कि क्यों उसके मम्मी पापा पढ़ने लिखने पर जोर देते हैं। और फिर ऐसे करते करते वो एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां पर वो एक रेनबो को चेस करता है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। लाइफ इज अ वंडरफुल जर्नी, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लाइफ क्या है हमारी, एक वंडरफुल जर्नी है, और चाइल्डहुड इस जर्नी का एक बेस्ट पार्ट है। चाइल्डहुड मतलब आपका बचपन। Some of us manage to see life and its surroundings from a broader and deeper perspective, so deep that the childhood observations have a deep mark in our psychology. अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनका चाइल्डहुड था या फिर उनकी जो लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर और डीपर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उनकी आसपास की चीज़ों को या उनके साथ उस टाइम पर क्या हुआ है, कौन सी घटना घटित हुई है, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही डीप में सोचते हैं। सो डीप दैट द चाइल्डहुड ऑब्जर्वेशंस लीव अ डीप मार्क इन आवर साइकोलॉजी। और क्या होता है, वो इतना डीप होता है कि हमारी मेमोरी के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ ऐसे कैसे बैठ जाती है या हम उसको भूल नहीं पाते हैं। Such observations are even deeper, broader, and meaningful if it comes from a writer like मनोज दास। इस स्टोरी का राइटर कौन है, मनोज दास। और ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा डीपर और ब्रॉडर और मीनिंगफुल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब इस स्टोरी को मनोज दास जैसे राइटर ने लिखा हो। लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। इट वॉज एट गुनापुर, अ स्लीपी लिटिल टाउन इन कोरापुट। अब ये बात है, एक गांव था वहां पर, ये एक जगह है गुनापुर, वहां की बात है। वहां पर एक छोटा सा स्लीपी लिटिल टाउन था जिसका नाम क्या था, कोरापुट। स्लीपी लिटिल टाउन मतलब वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा नहीं थे, मतलब सुनसान सा एरिया था, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था। That I had gained my first acquaintances with any river. अब वो वहाँ पर एक कोई रिवर से परिचित हुआ। एक्विएंटेंस मतलब परिचित होना या उसे जाना पहचाना सा लगना। इट वॉज द वसुंधरा, और उस रिवर का नाम क्या था, वसुंधरा था। इट रिमेन्ड शैलो एंड as transparent as glass almost all through the season that I was there. अब वो जो नदी है वो कैसी है, पूरे सीजन मतलब कोई भी सीजन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब भी ये जो राइटर है वहाँ बैठा रहा तो वो जो नदी है कैसी थी, शैलो थी और ट्रांसपेरेंट थी। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्लियर थी, और शैलो मतलब उसमें थोड़ा कम पानी था। न्यूमरस टाइनी फिश swam with or against its placid current and played hide and seek amidst the pebbles at its bottom. Numerous मतलब बहुत सारी, tiny मतलब छोटी 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 जो फिश थी वो एक दूसरे की तरफ जो करंट्स जाती है, वेव्स होती है, उनमें खेल रही थी, हाइड एंड सीक खेल रही थी। जहाँ पर जो नदी का जो बॉटम था वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े थे, उनके बीच वो छुपन छुपाई खेल रही थी। प्लेसिड मतलब काम, मतलब शांत जो करंट थी। Gazing at them for hours on end, sitting on the sandy river bank was a great help to me. अब वहां पर बहुत देर तक देखने के बाद कौन, सैंडी रिवर जो उसकी जो रिवर है वहां पर, वो जो रिवर बैंक है वहां पर वो बच्चा है वो बैठा था और उसको
बहुत हेल्प मिली थी, मतलब उसको बहुत सुकून मिल रहा था वहां रिवर के पास बैठ के। आई कुड वॉश माई एंग्विश एंड डिस्गस्ट ओवर लाइफ। अब वो रिवर के पास बैठा बैठा सोच रहा है कि मेरे अंदर जो भी घृणा है या पीड़ा है, जो भी उसके अंदर एंगर है, गुस्सा है, वो सारी चीजें यहाँ रिवर के पास बैठा बैठा वो धो सकता है या मिटा सकता है। द एंग्विश एंड डिस्गस्ट वर कॉज्ड बाय माई गार्जियंस। गार्जियंस कौन होते हैं? हमारे जो पेरेंट्स हैं वही। और ये जो इसको घृणा, पीड़ा या एंगर, गुस्सा, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? उसके पेरेंट्स की वजह से हुई है, उसके गार्जियंस की वजह से हुई है। They insisted on my talking to as irrational as occupation as learning how to read and write। और वो जो उसका जो बात करने का तरीका है बच्चे का, उसको उसके पेरेंट्स है इरेशनल बताते हैं, मतलब जो कि तार्किक नहीं हो, जिसका कोई रीजन नहीं हो। इरेशनल मतलब जो तार्किक नहीं हो। और वो चाहते हैं कि वो जो बच्चा है पढ़ना लिखना सीख जाए। I had already lived 5 long years without facing the slightest challenge to my existence on account of my innocence to reading and writing। अब वो बच्चा है, उसको क्या है, पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो ऐसा सोच रहा है, मैंने मेरी लाइफ के 5 साल बिना लिखे पढ़े, बिना किसी चैलेंज के बिता दिए हैं, तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पढ़ना लिखना। वॉट वॉज देयर रिलेवेंस देन? इसका क्या रिलेवेंस है, मतलब ये क्यों मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं। वुड द स्वीट मीट्स टेस्ट स्वीटर इफ आई कुड रीड? अब वो बोल रहा है जो स्वीट मीट्स है, क्या वो ज्यादा मीठे लगने लग जाएंगे अगर मैं पढ़ना सीख जाता हूँ। वुड द रेनबो और द हिल्स और द रिवर लुक मोर चार्मिंग इफ आई कुड राइट? अब वो बोल रहा है कि जो रेनबो है, जो हिल्स है, रिवर है, क्या ये और चार्मिंग लगने लग जाएंगे, और अट्रैक्टिव या और अच्छे दिखने लग जाएंगे अगर मैं पढ़ना सीख जाता हूँ या लिखना सीख जाता हूँ। I had gained a delightful acquaintances a few days earlier. He was Appu। अब थोड़े दिन पहले उसे क्या होता है, एक और परिचित मिलता है, जो कि कौन है? अप्पू है उसका नाम। He talked on several vital issues such as how a little imp residing in an old abandoned well behind Appu's hut popped up from time to time at night with the sole purpose of making faces at Appu, or how a shooting star which had fallen on the hilltop was still smouldering when Appu's father went up and lighted a beady from the last flame coming from it, and so on। अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस है हमारा, देखते हैं इसको। अब क्या हुआ है, उसको एक परिचित मिला है, या एक जाना पहचाना व्यक्ति मान लो, या उसका फ्रेंड मान लो, जो कि है अप्पू। अब वो क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। वो टॉपिक्स क्या है, जैसे कि कोई लिटिल इम्प है। इम्प मतलब एक छोटा सा भूत मान लो, कोई आत्मा मान लो, जो क्या करता है, एक छोड़े हुए वेल के अंदर रहता है। और वो क्या करता है, रात को पॉप आउट होता है, मतलब ऊपर आता है, नीचे जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो अप्पू है उसको डराने के लिए, और उसको अजीब अजीब फेसेस बनाकर डराता है। और क्या डिस्कस कर रहे हैं ये, और हाउ अ शूटिंग स्टार विच हैड फैलन ऑन द हिल टॉप वॉज स्टिल स्माउल्डरिंग। और क्या बोल रहा है, स्माउल्डरिंग मतलब होता है कोई चीज बिना फ्लेम के जब बर्न होती है। जब हम देखते हैं कोई टूटता हुआ तारा जाता है तो सिर्फ फ्लेम सी दिखती है हमको। तो यहाँ पर उससे मीनिंग लिया गया है कि अगर इनको कोई टूटता हुआ तारा दिखता है तो वो ऐसे फ्लेम जाती हुई इनको दिखती है, उसके ऊपर भी ये डिस्कस कर रहे हैं। Appu's father went up and lighted a बीड़ी from the last flame। और जो अप्पू के फादर हैं वो वहां जाते हैं और जो उनकी लास्ट फ्लेम है उससे बीड़ी जलाते हैं। coming from it, and so on and so forth, in the course of which I asked him, have you learned the alphabet?
और इसी तरीके से वो बहुत सारी बातों पर डिस्कशंस करते रहते हैं और ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती है। इसी के अंदर उससे मैं पूछता हूँ कि हैव यू लर्न द अल्फ़ाबेट? क्या तुमने अल्फ़ाबेट लर्न कर लिए? Which son of a father in the wide world would dare to make me do that sort of thing? अब क्या होता है, वो बच्चा बोलता है कि कौन से फादर का सन है या किस बाप का बेटा है जिसे जिसमें इतनी हिम्मत है इतने बड़े संसार में कि मुझे ये चीज करने के लिए मजबूर करे या मुझे ये करने के लिए बोले। मतलब वो इतना हेट करता है अल्फाबेट से या पढ़ाई लिखाई से। ही चैलेंज हिज आर्म्स अकिम्बो, और वो ऐसा कह के चैलेंज करता है और बोलता है कि ऐसा किसी में भी दम नहीं है। अकिम्बो मतलब हाथ पीछे रख के ऐसे सीना चौड़ा करके जब हम खड़े हो जाते हैं, वहां से इसका मीनिंग है। द नेक्स्ट मोमेंट ही शाउटेड, रन अवे बॉय, एस्केप विद योर डियर लाइफ एंड स्प्रिंटेड ऑफ लाइक अ शूटिंग स्टार। अब अगले ही क्षण क्या होता है, वो जो अप्पू होता है वो चिल्लाता है बहुत तेज, बोलता है कि भागो यहाँ से और अपनी जान बचाओ, और वो एक शूटिंग स्टार की जैसे वहां से बिल्कुल भाग के चले जाते हैं। सरप्राइज, आई लुक्ड इन एवरी डायरेक्शन। अब वो सरप्राइज हो जाता है, वो चारों तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी वुल्फ और टाइगर और डीमन और गोल एनीवेयर अराउंड। अब वो देखता है कि वहां पर ना तो कोई वुल्फ है, ना कोई टाइगर है, ना कोई डेमन है, और ना ही कोई घोल है। इसका मतलब कोई एविल स्पिरिट। The only living soul, birds, and a few animals apart was a tall, fair, and heavily moustached man. अब वहां पर तो सारी जीवित वस्तुएं हैं या जीवित लोग हैं। कौन कौन से हैं? बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, और उसके अलावा एक बहुत ही टॉल, फेयर और हेवीली मॉस्टेक वाला एक मैन है। होल्डिंग समथिंग लाइक अ स्वॉर्ड, जिसके हाथ में कुछ पकड़ रखा है उसने, जो कि कैसा दिख रहा है? स्वॉर्ड की जैसे दिख रहा है, तलवार की जैसे दिख रहा है। ही वॉक्ड थ्रू द बुशी मैडो बियॉन्ड द सैंड, और वो जो वहां की जो बुशी मैडो मतलब जो झाड़ियां वगैरह हैं वहां पे आता है मिट्टी की तरफ से। ही टुक नो नोटिस ऑफ मी एंड एंटर्ड अ solitary one room house with a tin roof surrounded by shrubs, और वो उस बच्चे को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है, और वहां पर एक एकांत में एक हट बनी हुई है जो कि श्रब से सराउंडेड है, मतलब झाड़ फूक लगा रखे हैं उसके ऊपर, और उसके अंदर वो आदमी क्या होता है? चला जाता है। Appu back in few minutes enlightened me about the stranger. अप्पू क्या होता है? अब थोड़ी देर के अंदर वहां पर आ जाता है। एनलाइटन मी अबाउट द स्ट्रेंजर मतलब उसे उस स्ट्रेंजर के बारे में बताता है कि वो क्यों भागा था, इतना डर क्यों गया था। इनसाइड दैट लिटिल हाउस डिटैच्ड फ्रॉम द लोकेलिटी, द मैन एंगेज्ड इन द स्ट्रेंज एक्ट ऑफ बुचरिंग गोट्स। अब वो बताता है कि ये जो लोकेलिटी से बिल्कुल दूर इसने जो हट बना रखी है, इसके अंदर ये आदमी क्या करता है? जो गोट्स होती है उनकी बुचरिंग करता है, मतलब उसे काटता है। Once in a while, for a change, he caught hold of a boy and dragged him in and finished him off in a trice. अब वो बोलता है और कभी कभी चेंज के लिए वो कुछ बच्चों को भी उठा लाता है और उन्हें भी उसी टाइम एक ही क्षण के अंदर खत्म कर देता है। Appu stared and pierced his neck while passing on the last bit of information in a whisper. और ये सारी चीजें वो बहुत ही डरा हुआ अपनी गर्दन की तरफ हाथ फेरता हुआ या बहुत ही सोच विचार करता हुआ इस बच्चे को इंफॉर्मेशन देता है। One day at noon, Appu and I proceeded towards the dreadful cabin. अब एक दिन क्या होता है, आफ्टरनून में ये क्या करते हैं, अप्पू और वो जो बच्चा है, ये जो ड्रेडफुल कैबिन था मतलब जो भयानक उसका कैबिन था, उसके अंदर वो चले जाते हैं।
We practically rolled all the way on the ground so that nobody saw us. रोल करके गए मतलब वो ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ लेटते हुए या छुपते हुए गए ताकि उनको कोई देख ना पाए. द डोर वॉज अजर, इसका मतलब होता है आधा खुला हुआ, कोई गेट होता है ना वो. ही पीप्ड, वी पीप्ड इन, पीप्ड मतलब होता है झांकना. उन्होंने उस गेट के अंदर से उस कैबिन के अंदर देखा. द फ्लोर वॉज स्वैम्पी विद अ थिक प्लास्टर ऑफ ब्लड. अब जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्वैम्पी मतलब गीला हो रखा है, वेट हो रखा है. किससे? थिक प्लास्टर ऑफ ब्लड, वहां पे मतलब खून ही खून है सारी तरफ. द साइट एंड स्मेल वर डिप्रेसिंग. यहाँ पे डिप्रेसिंग का मतलब है कि ऐसी चीज जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, मतलब जो उसकी जो स्मेल थी उस कैबिन के अंदर वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही खराब थी, जो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही. Who knew how much blood had flowed from the goats and how much from the missing boys? अब ये बोलते हैं कि किसको पता कि यहाँ पर ये जो खून है ये मिसिंग गोट्स का है या उन बच्चों का है जिन्हें वो यहाँ पर लेकर आता था, मिसिंग बॉयज का या फिर गोट्स का. I made a beeline for the river bank and rolled on the ground to my heart's content. अब वो क्या होता है, वो ये सब सारी चीजें देखकर इतना ज्यादा डर जाता है वो सीधे रिवर बैंक की तरफ भागकर चला जाता है. Then I walked over to the mohul tree in the hope of a ripe flower. अब वो क्या करता है, मोहुल ट्री के ऊपर जाता है और इस होप में कि उसे कोई पका हुआ फूल मिल जाएगा. The sun was setting. Outlined on the opposite horizon was a cluster of hills. The sun was setting. अब क्या है, सन डूबने वाला है. Outlined on the opposite horizon was a cluster of hills. और वहां पे अपोजिट हॉरिजन, हॉरिजन मतलब होता है जहां पर धरती और आकाश या सूरज जो है एक जगह मिलते हुए हमको दिखते हैं. अब वहां पर क्लस्टर ऑफ हिल्स मतलब पहाड़ियां हैं बहुत सारी, वहां से उसको सन दिखाई दे रहा है उसके पीछे की तरफ. ओवर इट फ्लैश्ड अ रेनबो, और वहीं पर एक रेनबो भी बना हुआ है. अ ईयर अगो अनदर रेनबो spanning the eastern horizon in my own village had tempted me to try to catch its end hidden behind a row of trees. अब वो बोलता है कि एक साल पहले ऐसा ही जो रेनबो है मेरे विलेज के अंदर मुझे लुभा रहा था और वो उसके एंड को पकड़ना चाह रहा था जो कि ट्रीज के अंदर छुपा हुआ था. तो इट हैड eluded मी rather dangerously. eluded मतलब छोड़ना या भाग जाना. और but who knew if the rainbows in the region were not more understanding. और वो उसे क्या था, रेनबो को पकड़ना चाहता था जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था. और ये बोलता है कि किसको पता कि रेनबोज जो है इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिसे समझना मुश्किल है. Once again the temptation to chase the rainbow was about to sweep me towards the hills when I was surprised by a voice like a demon's in an opera. अब वो बोलता है कि अगेन दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो रेनबो को चेस करने की जो मेरी टेम्पटेशन है, मेरी जो इच्छा है वो मेरे अंदर वापस आ गई उस हील्स में. लेकिन वो तभी सरप्राइज हो जाता है एक जब डीमंस कोई ओपेरा में गाता है या बोलता है उस प्रकार की उसको कोई वॉइस सुनाई देती है. वॉट आर यू अप टू यू हुजूर साहिब्स बॉय. अब वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो या यहाँ पे क्या करना चाहते हो हुजूर साहब के बच्चे. आई स्टूड ब्लिंकिंग, और वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है. द फेलो टुक माई राइट आर्म इन हिज ग्रिप इवन बिफोर आई हैड रिकॉग्नाइज्ड हिम. अब वो जो आदमी था उसकी राइट आर्म को पकड़ लेता है इससे पहले कि वो बच्चा उस आदमी को पहचान पाता. Don't you realize it's already evening
टाइम फॉर द बियर्स टू डिसेंड। अब वो आदमी जो है इस बच्चे को बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये बियर्स के आने का समय हो गया है, मतलब बियर्स आएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, वो उसको डरा रहा है। डोंट यू नो देयर फॉन्डनेस ऑफ द मोहुल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मोहुल के फूल को कितना पसंद करते हैं। दे स्वेलो देम एंड गेट इंटॉक्सिकेटेड एंड डांस, वो बोलता है कि वो उसको निगल लेते हैं और ऐसे नशे में होकर डांस करते हैं। डू यू विश टू डांस विद देम, क्या तुम उनके साथ डांस करना चाहते हो। डिमांडेड ऑफ मी, कम विद मी, ही एडेड आफ्टर अ फ्लिटिंग मोमेंट्स थॉट, और वो कुछ सोच विचार के बाद मुझे बोलता है कि मेरे साथ आओ। I had seen him 2 or 3 times from a distance and hoped that he would remain a threat only in principle like the bear and would never really intervene in my life. अब वो बोलता है कि मैंने इसको एक डिस्टेंस से 2-3 बार देखा था और ऐसे सोचा था कि ये मेरे लिए सिर्फ कोई धमकी जैसे हो सकता है, इन प्रिंसिपल मतलब इन जनरल, जैसे बियर, एंड वुड नेवर रियली इंटरवेन इन माई लाइफ, ये बियर की तरह ही कोई धमकी जैसे हो सकता है मेरे लिए, जो कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। माई फोन्ड होप वॉज स्नैटर्ड एट वंस, आई न्यू दैट prove fatal even though he carried no weapon, I decided not to offer any resistance, और उसने सोचा कि मैं कोई भी रेजिस्टेंस को ऑफर नहीं करूंगा। यहाँ पर फैटल मतलब एंड इन डेथ। Once we had crossed the sand and were on the grassy meadow, he caught hold of both of my arms and swung me up onto his neck and made me as comfortable as possible, my legs astride his shoulders, and continued walking leisurely. His tenderness, I suspected, was a kind of penance in advance for the murder he planned to perform. अब क्या होता है, वो क्या होते हैं, once we had crossed the sand and were on the grassy meadow, जब भी वो जो मिट्टी वाला जो एरिया था उसको क्रॉस कर जाते हैं और घास वाले एरिया में जाते हैं, तो वो क्या करता है, मेरे दोनों आर्म्स को पकड़ता है और मुझे उठाकर अपने यहाँ पे शोल्डर्स पर बैठा लेता है, जहाँ पर एस्ट्राइड मतलब उसे ऐसा बैठा लेता है कि उसका एक पैर इधर होता है और एक पैर इस साइड में होता है। एंड कंटिन्यूड वॉकर डिजायरली, और क्या होता है, बिल्कुल आराम से वो वॉक करने लगता है। हिज टेंडरनेस, अब इस तरीके से जो वो कर रहा है, उसकी जो दयालुता मान लो, उसे वो जो बच्चा है वो ऐसा सोचता है कि ये एक तरीके से मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, जैसे कि वो मेरे लिए कोई मर्डर प्लान कर रहा हो, उससे पहले जो दया दिखाई जाती है वो कर रहा हो। शुड आई ट्राई एन ईयर splitting hole, but there were no human ears to record it. अब वो बोलता है क्या मैं बहुत जोर से चिल्लाऊं कि उसके कान ही फट जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है जो उसे सुन सके। आई हिट अपॉन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, अब उसके दिमाग में कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी आती है। द मोमेंट ही टुक मी ऑफ हिज शोल्डर नियर द butchery, I would clamp my teeth on his hand and free myself and run to the best of my capacity. अब वो बोलता है कि जैसे ही आदमी मुझे कंधे से नीचे उतारकर बुचरी के पास उतारेगा, मतलब ऐसी जगह उतारेगा जहां पर ये मुझे काटेगा या मर्डर करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी आर्म पर बाइट कर जाऊंगा जोर से, और जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी तेज वहां से फटाफट भाग जाऊंगा। But instead of heading towards the supposed dreaded destination, he turned towards the locality. Dreaded मतलब भयानक। अब वो बोलता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये मेरे को एक भयानक जगह उतारेगा, इसके अपोजिट वो मुझे लोकेलिटी के अंदर ले जाता है। I gathered courage and expressed my desire to walk. अब वो साहस जुटाता है और अपनी चलने की इच्छा को वहां पर प्रकट करता है। अब वो कंधे पे बैठा था ना, तो वो अब सोच रहा है कि मैं वॉक करूं। ही डिड नॉट माइंड, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वो उसे उतार देता है। ही टुक
took me off his shoulders but did not slacken his grip round my left wrist. और उसकी जो लेफ्ट रिस्ट है उसको वो पकड़ के रखता है कसकर, उसको नीचे उतारने के बाद भी उसको वो पकड़ के रखता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि वो बच्चा भाग ना जाए। He led me to the end of the small town. A deity I don't remember, Durga or some other goddess, was being worshipped inside a thatch. और जैसे ही वो स्मॉल टाउन के एंड में या जहाँ पर वो लोकेलिटी है वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर किसी देवी की पूजा हो रही थी जो कि उस बच्चे को याद नहीं थी कि दुर्गा माता थी या कोई और थी। On a platform made of dry mud, while musicians were at work on a couple of drums and a wind instrument. और वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हट जो है ये मिट्टी की बनी हुई है, घास फूस की छप्पर की बनी हुई है। वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं किसी देवी की, म्यूजिशियंस म्यूजिक बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं। द इंटीरियर ऑफ द skeletal hut was dark but for a few patches of dim light from earthen lamps. और वो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस हट का या वहाँ पर कैसा हो रखा है, मतलब डार्क है और वहाँ पर कुछ दिए जला रखे हैं इन्होंने। So this is what he had in mind, to sacrifice my tiny self instead of a god at the deity's altar. अब वो वापस उल्टा सोचने लग जाता है। अब वो सोचता है कि अच्छा तो ये मेरे को यहाँ पर बलि देने लेके आया है। मतलब क्या होता है, कभी कभी जो माता रानी होती है वहां पर बकरियों के बकरे की बलि दी जाती है। तो ये सोच रहा है कि यहाँ पर गॉड के बजाय मेरी बलि देने के लिए आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया है। Surprisingly, the speculation did not breed any fear in me. Something in me, in the silence beneath my thoughts and suspicions, seemed to know that the man had no such intentions. Speculation मतलब वो सोच विचार कर रहा है, संदेह कर रहा है, इस टाइप की सोच को यहाँ पर बताया गया है कि उसके अंदर क्या है, डर तो है, ये सारी उल्टी सीधी चीजें वो सोच तो रहा है, पर कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो ऐसे भी सोच रहा है कि ये जो सारी चीजें वो सोच रहा है कि वो मेरी बलि दे देगा या मेरा मर्डर कर देगा, वो सारी चीजें गलत है। क्योंकि देखने में वो जो आदमी है वो इतना बेकार नहीं दिखता है, वो एक अच्छा इंसान है। Go in and prostrate to the goddess, he directed me, Huzur Sahib's nephew, he informed the other. अब कोई बोलता है कि जाओ गॉडेस के धोख दे के आओ या फिर उनको उनके चरण छू के आओ। हुजूर साहिब्स नेफ्यू ही इन्फॉर्म्ड द अदर, और वो कोई और व्यक्ति है उसे बताता है कि ये हुजूर साहब का नेफ्यू है। ही गेव मी सम इंसेंस स्टिक्स एंड हेल्प्ड मी टू लाइट देम, और वो उसको कुछ धूप बत्तियां देता है और उसे जलाने में उसकी हेल्प करता है। A priest guided me to plant the sticks on a brazier before the deity and I believe chanted some prayer for my welfare. और वहाँ का जो पंडित जी है वो उस बच्चे की हेल्प करते हैं कि वो धूप बत्ती वो सही जगह पर लगा दे उन गॉडेस के सामने, और उस बच्चे को जो भी मंत्र या प्रेयर आती है वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर करने लग जाता है या अपने आप के अच्छे के लिए। The fragrance made me extremely happy, so much so that I felt like succeeding in catching the rainbow and flying through it from one end to the other. अब जो धूप बत्ती की जो खुशबू है वो उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो रेनबो था जो कि दूर से उड़ रहा था उसे उसने पकड़ लिया है एंड से, एंड लैंडिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टिल रिप्रेजेंटेड रेनबोज। और उसे ऐसा लगता है कि वो जो रेनबो है, मतलब जो रेनबो के वर्ल्ड है वहां पर वो उसने उस रेनबो को पकड़ लिया है। मतलब वो
अगरबत्ती, वो जो धूप बत्ती है उसकी खुशबू सूंघ के इतनी सारी चीजें सोच रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। I was in a daze when the butcher lifted me and holding me against his waist, carried me to our bungalow, put me down on the veranda and quietly went away. और वो ये देखकर चकित हो जाता है कि वो जो बुचर था मतलब एक्चुअल में नहीं था, वो जो अच्छा इंसान था वो उसे पकड़कर मतलब गोदी में लेकर उनकी जो बिल्डिंग थी वहां के वरांदा में उतार देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। I had resolved smile. I had resolved to smile at him when we met next, but I never saw him again. अब वो बोलता है कि अगर वो मुझे कभी मिलेगा तो मैं उसकी तरफ स्माइल जरूर करूंगा, पर वो दोनों कभी नहीं मिलते हैं। Uncle's peon informed me that he was a Muslim. अब उनका जो उसके जो अंकल है, उसके जो पियोन है वो उसे बताते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो मुस्लिम था। My heart would be filled with the kind of reverence that was due to a teacher whenever I remembered him. अब उसका जो दिल है बच्चे का वो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट से भर गया है उस आदमी के लिए, क्योंकि वो आदमी मुस्लिम था फिर भी उसने उस जो देवी थी उससे उसकी पूजा करवाई, उसके लिए धूप बत्तियां जलवाई, तो वो अब मन ही मन उस आदमी की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगा है। रेवरेंस मतलब फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। He had taught me through his example that I was not to judge a person from his vocation, hereditary, faith और appearance। यहाँ पे vocation का मतलब होता है टाइप ऑफ वर्क और जॉब। अब उसके टीचर ने उसे क्या सिखाया था कि उसे किसी भी व्यक्ति को उसकी जॉब या उसकी जो हेरिडिटी है, उसका धर्म है, उसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये जो चैप्टर है जो कि किसने लिखा था, मनोज दास ने, यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट एक द करेक्ट ऑप्शन है, ऑथर गेन्ड हिज फर्स्ट acquaintance with any river at Gunapur. Next है, I gathered courage and expressed my desire to walk. Next है, who was playing hide and seek in Vasundhara? कौन खेल रहा था हाइड एंड सीक? तो फिश। नेक्स्ट है, द फ्लोर वॉज स्वैम्पी विद अ थिक प्लास्टर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है, द फ्रेगनेंस मेक हिम एक्सट्रीमली हैप्पी। इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है, ऑथर हैड गेन्ड अ डिलाइटफुल एक्वेंटेंस अ फ्यू डेज अर्लियर, तो इसमें आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है, अंकल्स पियोन इन्फॉर्म्ड दैट ही वॉज अ मुस्लिम, इसमें भी हमारा सही आ जाएगा। He walked over to the mohul tree in the hope of a ripe flower, तो इसमें भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अप्पू स्प्रिंटेड ऑफ लाइक अ शूटिंग स्टार, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंटीरियर ऑफ द स्केलेटल आउट वॉज डार्क, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, इट रिमेन्ड शैलो एंड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास ऑलमोस्ट ऑल थ्रू द सीजन,
वो सभी सीजन के दौरान शैलो और ट्रांसपेरेंट रहती थी। नेक्स्ट है द डैश एंड डैश वर कॉज बाय नरेटर्स गार्जियंस। तो इसमें आ जाएगा एंग्विश एंड डिस्गस्ट। नेक्स्ट है वुड द sweetmeats taste sweeter if someone could read? अगर कोई पढ़ने लगेगा तो उसको स्वीट मीट क्या ज़्यादा मीठा लगने लग जाएगा। नेक्स्ट है देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी वुल्फ और टाइगर, डीमन और घोल एनीवेयर अराउंड। उसको वहां पर कि कोई भी टाइगर, डीमन, गोल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है आई मेड अ बी लाइन फॉर द रिवर बैंक एंड रोटेड ऑन द ग्राउंड टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।